हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी प्रवक्ता द्वितीय प्रश्न पत्र पर आधारित। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो हिंदी के अंतर्गत आपका यूनिट 4, जहां हिंदी वाक्य रचना और का व्याकरण पर आधारित हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसके अंतर्गत दोस्तों, हमने इससे पहले की जो क्लास कराई थी उसमें हमने संधि पर आधारित टॉपिक डिस्कशन किया था। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर हमने आधारित क्वेश्चंस किए थे और उस रिलेट टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे। तो आज की क्लास जो हमारी रहेगी दोस्तों, वो रहेगी हमारे समास पर आधारित। ठीक है दोस्तों, तो समास का टॉपिक है, समास एवं समास विग्रह जो टॉपिक है, इस पर रिलेट हमारी आज की क्लास रहने वाली है। इसमें हम पहले शॉर्ट नोट्स पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही इस पर आधारित एमसीक्यू के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अपने अधिकांश साथियों को इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है, वो मेंबरशिप ज़रूर ले लें, क्योंकि आपको हिंदी प्रवक्ता विशेष मेंबरशिप के अंतर्गत या हिंदी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको बहुत आसान से रुपये में, बहुत कम पेमेंट पर आपको लगातार हमारी क्लासेस देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, आप ज्वाइन सेक्शन में जाके ज़रूर हमारी मेंबरशिप देख लीजिएगा और वहाँ पर आप जो आपको उचित लगे उस क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक समास है, उसमें हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है, समास शब्द किससे मिलकर बना है। ठीक है, और साथ ही इसके जो है अलग अलग प्रकार के जो भेद हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स रहेंगे दोस्तों, इसलिए आप बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, जो समास होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। तो समास और संधि दोनों में क्या है कि दोस्तों, संधि में क्या होता है कि दो के दो शब्द जो है सार्थक होते हैं ऑलरेडी। यहाँ पर समास में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम मिलाते हैं तो उससे बना हुआ शब्द जो है सार्थक होना जरूरी है। समास रचना में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब समास होता है तो उसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। दोनों में यानी कि कुछ न कुछ अपना अलग रूप दोनों का होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो दोस्तों, जैसे आपका है राजा, राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्र कैसे बना दोस्तों, राजा का पुत्र। ठीक है, तो दोनों चीज़ इसके अंतर्गत आई, तो राजपुत्र हो गया राजा का पुत्र। जैसे प्रयोगशाला है तो प्रयोग के लिए शाला, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रयोगशाला। नेक्स्ट है प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब है प्रत्येक दिन। ठीक है, प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन। तो ये क्या है दोस्तों, ये समास है। ठीक है, तो दो शब्दों के मेल से बन रहा है और दोनों शब्द आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं। यानी कि राजा का पुत्र, राजपुत्र तभी कहलाया जब वो राजा का पुत्र है। प्रयोग के लिए शाला है तो प्रयोगशाला कहलाया। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है समास होता है। अब समास विग्रह क्या है दोस्तों, समास विग्रह समझना है कि समस्त पद समास के सभी पदों को अलग अलग किए जाने को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह का मतलब होता है कि पदों को अलग अलग करना, उसको विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो समास विग्रह का मतलब पदों को अलग करना। ठीक है, अलग अलग करना, जो समास है उनको अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अब मेनली दोस्तों, ये तो विग्रह से संबंधित तो ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में रहता नहीं है, लेकिन आपका जो एग्जाम में रहेगा, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहता है, वो क्या रहता है, समाज के जो 6 भेद हैं उन पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं। तो एक एक भेद को बहुत आसान शब्दों में समझेंगे और उसके बाद जो है उस पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें समाज के भेद की, तो समाज के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो समास के टोटल कितने भेद हो गए, टोटल भेद होते हैं 6। ठीक है, टोटल 6 भेद हैं समास के। अब समास की पहचान कैसे की जाती है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं।
जैसे अगर बात करें, कुछ चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाती हैं दोस्तों, कि समास की पहचान करने के आगे पदों की प्रधानता के आधार पर होती है कि कौन सा पद किसमें प्रधान है, प्रथम पद या उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद या उत्तर पद, कौन प्रधान है। तो ये सारी चीज़ में समझनी जरूरी है। जैसे आपका अगर पूर्व पद प्रधान है तो उसमें अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथा, यावत, भर, हर, प्रति, आ। जैसे आ से आजन्म बन जाता है, प्रति से प्रत्येक बन जाता है, ठीक है। यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति। तो ये चीज़ें जो हैं ये अव्ययीभाव समास को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि इनमें प्रथम पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है, और किसी में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद प्रधान वाले कौन से समास हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगर नहीं, अदरवाइज आपको समझ में ही आ जाएगा डायरेक्ट। उत्तर पद प्रधान वाले कौन कौन से, जो है तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्विगु समास है, ये उत्तर पद प्रधान वाले हैं, ठीक है। पूर्व पद प्रधान वाले कौन है, अव्ययीभाव समास पूर्व पद प्रधान वाला है। अगर दोनों पद प्रधान हो तो दोस्तों उसमें कौन सा समास हो जाएगा, दोनों पद प्रधान वाले होते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जैसे अलग अलग, अलग अलग में क्या है कि द्वंद्व समास है, तो उसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद पद। जैसे माता पिता, अब माता पिता में क्या है, माता और पिता दोनों जो है दोनों अपने आप में प्रमुख है, ठीक है ना। माता है तो पिता भी है, तो ये दोनों पद प्रधान है। दोनों पद अप्रधान वाले कौन से होते हैं, वो बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, ठीक है, तो उसको कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अव्ययीभाव समास की। इस समास में पहला पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण क्या है, जैसे अव्ययीभाव समास का उदाहरण बताते हैं, जिसमें पहले तो समझ लीजिए कि वो समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, इसको हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। जैसे प्रतिदिन है दोस्तों, प्रतिधन दिन, तो प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक दिन हो गया, अनुरूप, अनुधन रूप, ठीक है, अनु और रूप, ठीक है, तो रूप के योग्य, अनुरूप का मतलब रूप के योग्य। आजन्म, आजन्म, ठीक है, यानी कि जन्म से लेकर, तो उसको आजन्म कहेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है पूर्व पद प्रधान है, उसी से उसका बन रहा है शब्दावली। आजन्म क्या है, आजन्म, जन्म से लेकर, इसका मतलब जन्म से लेकर ये बात हो रही, तो बन गया आजन्म, ठीक है। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की, ठीक है। तो आपको प्रथम पद प्रधान वाले में समझ में आ गया होगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के लिए आप शब्दों को भी नोट कर सकते हैं दोस्तों, जो हमने बताया। यथा, यथा नोट कर लीजिए, जिस शब्द के आगे यथा आएगा वो अव्ययीभाव होगा। यथा यावत, ठीक है। भर, जैसे भरपूर है। हर, जैसे हर एक है, ठीक है। यथा यावत भर हर प्रति, जैसे प्रत्येक है, ठीक है। और प्रतिदिन है, प्रतिदिन हो जाएगा, प्रत्येक हो गया। और आजन्म, जैसे आ है, यथा यावत भर हर प्रति आ, जैसे अनु है। तो ये क्या है, ये शब्द हैं अव्ययीभाव समास की पहचान। बात करते हैं तत्पुरुष समास की। जिस समास में बात का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, वो दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। इसमें कारक चिन्ह हो, मतलब जोड़ने वाला, ठीक है, वो चिन्ह हो, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो बात का या उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है, या दोनों और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, विग्रह इसमें, जैसे गगन चुंबी, गगन चुंबी, ठीक है, गगन को चूमने वाला। तो गगन और चुंबी दो अलग अलग शब्द हो गए, लेकिन इससे क्या बना, गगन को चूमने वाला, यानी कि जो आसमान को छू रहा है, उसको हम गगन चुंबी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे ही शोकग्रस्त, शोकग्रस्त क्या हुआ, शोकग्रस्त मतलब शोक से ग्रसित, ठीक है, यानी कि शोक से ग्रस्त, जो दुखी है, ठीक है, शोकग्रस्त। पुरुषोत्तम, पुरुष और उत्तम, ठीक है, दोनों से मिलकर बना पुरुषोत्तम। तो पुरुषों में है जो उत्तम, ठीक है, पुरुषों में जो उत्तम है, उसको हम पुरुषोत्तम कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझना है। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के निम्न भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष जिसको कहते हैं। तो इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे रथ चालक, तो रथ चालक में क्या है, रथ को चलाने वाला कहलाएगा रथ चालक। गगन चुंबी,
गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो इसमें कर्म तत्पुरुष है क्योंकि वो कार्य की प्रधानता है। रथ को चलाने वाला, वो रथ को चला रहा है तो रथ चालक कहलाया। गगन को चूम रहा है वो, तो क्या कहलाया? गगन चुंबी कहलाया। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर करण तत्पुरुष की, तो इसको तृतीय तत्पुरुष है। इस समास में करण कारक की विभक्ति जैसा से, के द्वारा का लोप होता हो जाता है। ठीक है, से हो गया, के हो गया, द्वारा हो गया, इनका लोप हो जाता है। तो करण तत्पुरुष को कहते हैं तृतीय तत्पुरुष ये है, क्योंकि इस समास में करण कारक की विभक्ति से, के का लोप हो जाता है। जैसे दोस्तों मन चाहा, मन से चाहा, या शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। ठीक है, कालिदास रचित, कालिदास द्वारा रचित, तो यहाँ पर से, के या द्वारा, इसका लोप हो जाता है अगर हम इसकी समास कर दें। ठीक है, तो कालिदास द्वारा रचित, विग्रह से समास को जोड़कर, तो समास कालिदास रचित है, तो कालिदास द्वारा रचित है। यहाँ पर द्वारा का लोप हुआ है वैसे इधर ना, तो ये चीज़ समझनी जरूरी है। तो ऐसे ही दोस्तों इसमें जो होते हैं अन्य संप्रदान तत्पुरुष होता है। इसमें इस समास में क्या होता है कि तत्पुरुषी समास है, लेकिन इसमें क्या होता है कि समास में संप्रदान कारक की विभक्ति यानी कि के लिए का लोप होता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, देश के लिए भक्ति कहलाएगी देशभक्ति, तो यहाँ पर कौन सा है? संप्रदान। ठीक है, अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है दोस्तों? से का लोप हो जाता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जल से हीन, जलहीन। ठीक है, जल से हीन, तो जलहीन हो जाएगा। ऐसे ही संबंध तत्पुरुष होता है, इसको षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। इस समास में संबंध कार्य की विभक्ति हो, जैसे का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, गृह स्वामी, तो गृह स्वामी, गृह का स्वामी। ठीक है, देश रक्षा, देश की रक्षा, तो ये क्या है? ये संबंध तत्पुरुष है। ठीक है ना, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गृह स्वामी, गृह स्वामी का मतलब गृह का स्वामी, घर का स्वामी, देश रक्षा, देश की रक्षा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है कि इस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे पुरुषोत्तम, तो क्या हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम, तो बन गया पुरुषोत्तम हो गया। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आनंद मग्न हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। आनंद में मग्न, तो क्या बन गया? अधिकरण तत्पुरुष हो गया, तो आनंद मग्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आनंद मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। थर्ड टाइप का जो हमारा प्रॉपर समास है दोस्तों, वो है कर्मधारय समास। तो पहला अव्ययीभाव समास हमने चर्चा की थी, जिसमें यथा, यावत, भर, हर, प्रति, आ का यूज होता है। और उसके बाद हमने चर्चा कर ली तत्पुरुष समास की। और थर्ड हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। उपमान और उपमेय की अथवा विशेषण और विशेष्य वाला संबंध इसके अंतर्गत होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए इसका क्या होगा। एग्जाम्पल जैसे चरण कमल, तो क्या है? चरण के समान कमल। ठीक है, तो जो चरण के समान कमल यहाँ पे हो गया। चंद्रमुखी, जैसे चांद के समान मुख, तो मुख की तुलना किससे कर दी? चांद से कर दी। लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि कैसी है? लाल है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं, तो इसको कर्मधारय समास, ऐसे उनमें कर्मधारय समास देखने को मिलता है दोस्तों। अगला है दोस्तों द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक संख्या होती है। तो द्विगु समास पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। जैसे त्रिलोक है, त्रिलोक का मतलब होता है तीन लोक। ठीक है, तो तीन लोक अगर हो गए तो त्रिलोक बन गया। तो ये क्या है? इसमें संख्यावाचक है, तो द्विगु समास हो गया। ठीक है, अगला है आपका चौराहा। चौराहा का मतलब चार राहों का समूह, तो चार राहों का समूह क्या हो गया? चौराहा हो गया, तो यहाँ पर भी द्विगु समास हो गया। तिरंगा, तिरंगा क्या हो गया? तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह क्या हो गया? तिरंगा हो गया। नवरात्र, नौ रातों का समूह, नौ रातों का समूह क्या कहलाएगा?
नवरात्र कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, तो त्रिलोक में द्विगु समास है, चौराहा में, क्योंकि अंकों का बोध हो रहा है इसमें, तिरंगा में 3 हो रहा है, नवरात्र में 9 हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? यहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। अगला है दोस्तों द्वंद्व समास। इस समास में समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या एवं आता है तो दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या है कि नदी नाले, क्या है? नदी नाले, तो नदी और नाले, ठीक है, तो नदी नाले बन गया, नदी और नाले। तो इसमें क्या हो गया? ये जो जो योजक चिन्ह है इसके अंतर्गत और का लोप होता है। ठीक है, और या और अथवा या का आते हैं, तो नदी या नाले कहो, नदी और नाले कहो। ठीक है, तो बीच में डैश होगा। माता पिता, माता पिता, माता और पिता हो गया। पति पत्नी, पति और पत्नी, पति और पत्नी, तो नदी नाले, नदी और नाले हो गया। माता पिता, माता और पिता हो गया। पति पत्नी में पति और पत्नी हो गया। ठीक है, इसके अलावा ठंडा गरम, ठंडा गरम में क्या होगा? ठंडा या गरम। ठीक है, ठंडा गरम, योजक चिन्ह की वजह से क्या आ गया? या आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है? कोई अन्य पद प्रधान, मतलब तीसरा ही अलग ही अर्थ निकलेगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने बहुब्रीहि समास में। ठीक है, जैसे आपका क्या है, तो इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। दो पद मिलकर तीसरे पद का संकेत करते हैं। ठीक है, ये बहुब्रीहि की पहचान है कि इसमें दो पद मिलकर क्या करेंगे? किसी तीसरी चीज़ का जो है संकेत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? लंबोदर, लंबोदर में क्या है? लंबा है उदर जिसका, तो लंबा है उदर जिसका, तो जिनका मुख लंबा है तो कौन है? गणेश जी हैं, तो यानी कि लंबोदर बन गया। यानी कि उदर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? उदर मीन्स होता है पेट, यानी कि जिनका लंबा है उदर, यानी कि जिनका पेट लंबा है, अर्थात जिसका पेट जो है क्या हो? लंबा हो, यानी कि बड़ा जिसका पेट है। तो लंबा है उदर जिसका, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जिसका पेट जो है बड़ा है, फैला हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है? वो कौन है? गणेश जी हैं, तो इसलिए उनको लंबोदर कहा जाता है। ठीक है, इनके सामाजिक पद और क्या होता है? पद और विग्रह के आधार पर, जैसे जैसे कर्महीन है दोस्तों, कर्महीन, जो कर्म से हीन। ठीक है, कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान। ठीक है, जैसे इसके अलावा यथाशक्ति है ना, तो शक्ति के अनुसार राधा कृष्ण। ठीक है, तो राधा और कृष्ण। मृग नयन, मृग के समान नयन। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों जहाँ पर आपको समझना है कि किस में कौन सा समास है, क्या है। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके चलना है, क्योंकि ये संधि समास, ये व्याकरण से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं, ये आपके एक भी गलत नहीं होने चाहिए। अगर हम बहुब्रीहि समास की बात करें दोस्तों, जैसे महावीर है, महावीर, अब महावीर में देखो महान है, वीर है जो, अब देखिए महान वीर है जो, तो हनुमान है, तो तृतीय पद आ गया? नहीं आ गया? महान वीर में से दोनों में से कुछ भी नहीं आया, लेकिन महान है जो वीर, उनको हनुमान कहा जाता है। गिरिधर, गिरिधर क्या है? गिरि को धारण करने वाला, यानी कि जो गिरि को, पर्वत को धारण कर रहे हैं वो कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने पर्वत को धारण किया था, तो उनको गिरिधर नाम दे दिया गया। जैसे मृगेंद्र है, मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, यानी कि मृगों का इंद्र मतलब जो सिंह। ठीक है, उसके अलावा दशानन, 10 हैं आनन जिसके, यानी कि जिनके 10 मुख हैं, उनको क्या बोल, वो कौन है? वो रावण है। तो इनका अर्थ तृतीय पद प्रधान आ गया, तीसरा ही अर्थ निकल गया, अलग ही अर्थ निकल गया। तो ऐसे उनमें क्या होता है? ऐसे पदों में क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें तृतीय पद की प्रधानता आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है। अब हम कुछ एग्जाम्पल, कौन से समास हैं, कौन से क्या है, कुछ इसको डिस्कशन करेंगे और फिर इसके साथ हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों इस पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको अपडेट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या है दोस्तों? अनुरूप है। अनुरूप में हमने आपको बताया था कि जैसे अव्ययीभाव समास, इसमें अपने आप ही दिख रहा है रूप के जैसा,
क्योंकि हमने आपको बताया था कि जिसमें यथा, यावत, भर, हर, प्रति, आ या अनु ऐसे शब्द जिसमें आते हैं तो उसमें कौन सा समास होता है, उसमें हो जाता है आपका अव्ययीभाव समास। तो अनुरूप में कौन सा समास होगा, इसमें अव्ययीभाव समास होगा। अगला है कर्महीन। कर्महीन में क्या होगा कि कर्म से हीन, कर्म से हीन। अब देखो यहाँ पर अपादान आ गया ना, अपादान आ गया तो ये कौन सा तत्पुरुष होगा, ये अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कर्म से हीन है वो, मतलब उसके कर्म अच्छे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, ऐसे पहचान करनी है। अगला है कृषि प्रधान। कृषि प्रधान मतलब हुआ कृषि में प्रधान। अब कृषि में प्रधान है तो यहाँ पर भी क्या आ गया, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास आ गया। कृषि में प्रधान बन गया कृषि प्रधान, तो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पर यथाशक्ति, देखिए मैंने आपको बताया था जिसमें आगे से यथाशक्ति, यथा, यावत, भर, हर, प्रति, आ ये शब्द आते हैं। तो यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास, यथा आ गया। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, तो इसमें जो आपका योजक आया है ये और को रिप्रेजेंट करता है। तो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण कौन सा हो गया, इसमें द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, द्वंद्व समास। मृग नयन, इसका मतलब मृग के समान नयन, तो मृग के समान नयन कौन सा हो गया, तो इसमें दोस्तों आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। मृग नयन में मृग के समान नयन, तो कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। अब जैसे वीणा पाणी है, वीणा है पानी में जिसके, तो कौन है, सरस्वती हैं। ठीक है, वीणा है पानी में जिसके, सरस्वती, यानी कि क्या है, जिनके हाथ में वीणा है, पानी मीन्स होता हाथ, जिनके हाथ में वीणा है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं। तो वीणा पाणी में कौन सा हो गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है नहीं। देश विदेश, देश और विदेश, देश और विदेश में कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। चौपाया, चौपाया मीन्स चार पाँव वाला, तो चौपाया का मतलब है चार पाँव वाला, कौन सा हो गया, इसमें इसमें द्विगु समास हो गया, क्योंकि संख्याओं का बोध करा रहा है। ठीक है ना। तो ये हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपने पहचान करनी है। बहुत आसान प्रश्न आएंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको जो है आपके इस लेक्चर एग्जाम में हो, चाहे आगामी एलटी एग्जाम्स में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, आप बिल्कुल अच्छे से स्टडी करें और पूरी क्लास को अच्छे से देखें। जिसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, अगर कहीं पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे ये जो है गलत है, तो हम ज़रूर उसको स्वीकारेंगे और उसमें जो भी मिस्टेक्स हुए होंगे उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट्स हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा अगर कहीं पर आपको कोई डाउट महसूस होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन सेक्शन है यहीं पे, और आप देख सकते हैं चैनल के आइकन के बगल में ज्वाइन लिखा होगा, तो उसमें आप ज्वाइन सेक्शन में जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। हिंदी की जो क्लासेज हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम आपको लगातार क्लासेज उस अपने हिंदी प्रवक्ता विशेष के अंतर्गत और हिंदी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत डेली आपको क्लासेज देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।